तो आज फिलहाल आज के लिए चार तुम लोग काफी है कि अगर कुछ पढ़ा है फर्स्ट से लेके लास्ट तक, जहां तक भी पढ़ा है अभी तक तुम लोगों ने, वहां पे किसी टॉपिक में किसी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट अगर हो वो, और अभी जो हम लोग लेटेस्ट पढ़ा है उस पर थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। अगर बीच में तुम्हारे दिमाग में कुछ आए ये पढ़ा था, इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, इस डेरिवेशन में, इस फॉर्मूले में, इस कॉन्सेप्ट में, वो तुम डिस्कस कर ले, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने फिनिश किया है लास्ट 7 चैप्टर, मतलब अल्टरनेटिंग करेंट। वो कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं वो हम पूछ लेते हैं, तुम लोग सर बताते जाओ तो पता चल जाएगा रिवाइज हुआ है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है ना। तो एक यहाँ पे सबसे पहले लास्ट पावर इन एसी सर्किट वाला टॉपिक अगर हम उठाएं तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सर्किट का फॉर्मूला हमारे पास में है IRMS। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ERMS इंटू कॉस साइन ये है, ठीक है। अब पूछना यह है कि ये पूरा फॉर्मूला क्या सारे सर्किट्स के लिए, सारे सर्किट का मतलब फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर इंडक्टिव सर्किट, फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, फॉर LC सर्किट, फॉर LR सर्किट, फॉर CR सर्किट एंड फॉर LCR सर्किट, क्या सबके लिए यही है? स्पेशली हमने डाइट तो ये किया था फॉर LCR सर्किट, है ना। किसमें क्या क्या कंडीशंस आ जाएंगी वो इसके अकॉर्डिंग समझ लेना। इन पे बेस कुछ MCQs मिल सकते हैं। ये हमारा एक्चुअल जो था वो LCR का फेजर डायग्राम जो हमने बनाया था, EL, EC, ER और I। इसमें क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्शन कॉइल इज 90 डिग्री फॉरवर्ड वाइज फ्रॉम द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 90 डिग्री रिवर्स वाइज दैट ऑफ द करंट। ये था ना। इसको मिक्स करके हमने जो फाइनल डायग्राम बनाया वो ये था, जिसमें हमने इफेक्टिव वैल्यू ऑफ E मतलब रिजल्टेंट EMF अक्रॉस LCR को E से रिप्रेजेंट किया। EL माइनस EC ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन ER एंड I को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये एंगल फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है ना। अब इसमें हर सर्किट के अकॉर्डिंग एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कहां ये क्या रहेगा, किसमें क्यों रीजन है कि इस पे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जनरल फॉर्मूला यही है, पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट, एवरेज पावर, RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ EMF एंड पावर फैक्टर कॉस फाई, ठीक। अब यहां अगर हम सर्किट यूज करते हैं जैसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, फॉर हैविंग ओनली R, सिर्फ जिस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, अगर उसकी बात की जाए तो ये फेजर डायग्राम हमें ऑलरेडी पता है। उसके लिए फाई की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज एंड करंट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, फाई 0 होता है, मतलब cos 0 1 हो जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये रह जाएगा। एक बार देख, वैसे पता है तुम लोगों को, बट ये है कि एक बार सामने रिवाइज कर लोगे तो कंफर्म हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन के लिए। मतलब cos फाई वाला टर्म उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता, ठीक है। रीजन cos फाई की वैल्यू 0 है और cos 0 डिग्री 1 होता है, ऑलरेडी हमें पता है। तो इस तरीके से ये भी हो गया। डायरेक्टली हमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द पावर फैक्टर फॉर द प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इट्स वैल्यू इज 1 एंड द फेज एंगल वो ऑलरेडी पता है 0, ठीक है ना। आ गया पावर फैक्टर, ये जनरल फॉर्मूला है एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एनी एसी सर्किट। उसको हम हर सर्किट पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन इजीली हो जाए, पूरा एक एक टॉपिक वाइज अंडरस्टैंड करते हैं। और आज की क्लास में कुछ नया तो पढ़ना नहीं है हमें, MCQ वाला पैटर्न वाला कल से कंटिन्यू जो था वो रहेगा भाई। अभी हम जो तुमने रिसेंटली पढ़ा है उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि उसके क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाए। दूसरा सर्किट हम यूज कर सकते हैं फॉर अ सर्किट हैविंग ओनली C कैपेसिटेंस, ये दूसरा सर्किट हो गया। जैसे ये फर्स्ट पे डिस्कस कर लिया, ये सेकंड पे कर लिया। जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस होगा तो इसी डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिर्फ कैपेसिटर वाले में मतलब इंडक्टेंस नहीं है, EL को हम छोड़ दें, यहीं से रिमूव कर दें, तो एंगल बिटवीन ER एंड EC, तो R तो यहां है ही नहीं, सिर्फ I को कंसीडर करना है। तो I और EC के बीच में एंगल कितना है, 90 डायग्राम में दिख रहा है। तो इसका मतलब इस सर्किट के लिए फाई की वैल्यू, हर सर्किट के लिए फाई की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, किसी भी 90 हो जाएगी। और cos 90 का मतलब ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें सीधे सीधे
एवरेज पावर कंजम्पशन जो है, एवरेज पावर यहां ये 0 हो जाएगी। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन 0। अब थर्ड सर्किट की अगर बात करें, रिवर्स कर लेते हैं यहां से। थर्ड, फॉर अ सर्किट हैविंग ओनली एल, सिर्फ इंडक्शन है जिसमें, इस केस में इस वाले को रिमूव कर दें तो आई और ई एल, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्शन कॉइल एंड द करंट, इनके में जो एंगल है फेज एंगल कितना है, फिर से 90 है। तो कैपेसिटिव के लिए भी 90 होता है फाई की वैल्यू, और प्योर इंडक्टिव के लिए भी 90 है। तो वंस अगेन cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज आल्सो 0। ठीक है, अब फोर्थ की बात करें। हाँ, हैविंग एल एंड सी, ये दोनों है इसमें एल और सी। तो एल और सी में करंट का डायरेक्शन तो यही अज्यूम कर रहे हैं, ईएल फॉरवर्ड है और ईसी रिवर्स वाइज है। तो यहां जो डायग्राम बनेगा ईएल ईसी जो रिजल्टेंट, और ये आई है, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ई जो है वो फाई एंगल फॉर्म करेगी, इसके साथ भी करेगी या नहीं करेगी। लेकिन यहां तो इफेक्टिव वैल्यू सिर्फ करंट, ये तो सिर्फ यही है, आई और इसके बीच का एंगल फिर से 90 होगा, रिजल्टेंट ई का। एक बार फिर से देखना है, इसी को देखो, ये एलसीआर का डायग्राम है। जब हमने ओनली एल और सी कंसीडर किया तो आर तो है ही नहीं, है ना, आर तो है ही नहीं, लेकिन करंट के डायरेक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। मैं आर नहीं है बट आई के लिए तो डायरेक्शन बनाएंगे ना पूरा। यहां से देखो आर को रिमूव कर दो, ठीक है। अब देखो ईएल फॉरवर्ड वाइज और ईसी रिवर्स वाइज, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से ही फॉर्म करेंगे। यहां से भी अगर ई आर हम हटा दें तो फाई जो रिजल्ट होगा वो ये नहीं होगा। अब देखो ईएल ईसी इफेक्टिव वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में आएगा, या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड, वो डिपेंड करेगा कि ईएल ज्यादा है या ईसी ज्यादा है। और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ई एंड आई के बीच का जो एंगल है वंस अगेन इट इज 90। तो इसका मतलब फाई क्या हुआ, ई और आई के बीच का एंगल ही तो होता है। तो यहां भी वैल्यू कितनी होगी, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड कॉस 90 जब हम यूज करेंगे ये फिर से 0 होगी, मतलब पावर कंजम्पशन यहां भी 0 होगा। इसीलिए मैं एलसी ऑसिलेशन हमने लास्ट किया था ना, उसमें हम यही सपोज करते हैं कि पावर कंजम्पशन नहीं होता है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, मैग्नेटिक एनर्जी में, और मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, बट इन प्रैक्टिस ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। वो ऑसिलेशन धीरे धीरे डिके होते हैं, जिनको हम बोलते हैं डैम्पिंग, पूरा धीरे धीरे डिके हो जाते हैं। लेकिन जनरली हम ये अज्यूम करते हैं जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हमसे पूछा जाएगा पावर कंजम्पशन इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज 0, पावर कंजम्पशन इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज 0, एंड आल्सो इन एलसी सर्किट, ये भी 0 ही मिलेगी। रीजन भाई सबके वैल्यू और फाई की अलग अलग वैल्यू पूछी जा सकती है किसी भी सर्किट में, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये होगा हमारे फिफ्थ सर्किट। यहां तक वैल्यू लेकिन है क्या उसमें, ठीक, तो फिफ्थ यहां से ले लेते हैं, फॉर शॉर्ट में लिख लेते हैं एल आर सर्किट। अगर एल आर सर्किट कंसिडर करें जिसमें एक इंडक्शन कॉइल भी है एक रेजिस्टेंस भी है, तो यहां देखो एल आर, इसी में वापस आ जाते हैं, इसको वापस बना लेते हैं, ई आर यही होगा। एल आर का मतलब ये नीचे वाली लाइन छोड़ दें कैपेसिटेंस वाली, वो हो गया। तो ई एल आर का मतलब इन दोनों के बीच से ही कहीं जाएगा, इफेक्टिव यही आएगा, और फिर इसके साथ एंगल वही कंडीशन लेनी पड़ेगी हमें फाई। तो फाई की कोई ना कोई यहां वैल्यू होगी, तो इसका मतलब यहां पावर कंजम्पशन का ये फॉर्मूला सेम एज इट इज अप्लाई होगा, है ना, आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और इसके लिए कॉस फाई भी निकालनी पड़ेगी। कॉस फाई ऑलवेज आर अपॉन जेड होता है, तो आर अपॉन अंडर रूट एल आर सर्किट है ये, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल लिख सकते हैं या फिर ओमेगा एल लिख सकते हैं, एक्सएल स्क्वायर। ये तो मतलब यहां आप फिक्स वैल्यू नहीं दे सकते, इट इज डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इस पर डिपेंड करेगी कितनी है, ये आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। इन सारे में आप डायरेक्ट बता पाए कि कॉस फाई की वैल्यू कितनी है, इसके लिए वैल्यूज चाहिए होंगी, कैलकुलेट कर पाओगे पूरा। ऐसा ही अगर एक सर्किट और है, एलसी हो गया, एलआर हो गया, सीआर की बात कर लेते हैं। सीआर सर्किट अगर हुआ तो सीआर में फिर से देखो कंडीशन तो वही रहेगी, ये डाउनवर्ड आ गया मतलब रिजल्टेंट यहां कहीं आ जाएगा, ये जिसको नीचे रिप्रेजेंट करेंगे, और एंगल
इस तरीके से मेजर किया जाएगा कॉस फाई। वैल्यू वही है, मतलब पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला IRMS ERMS इंटू कॉस फाई यही रहेगा, और यहां कॉस फाई वो होगी R अपॉन जेड होती, तो जेड इसका होगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सारे सर्किट हो गए हमारे पास जितने हमने रीड किए मीटर। ये हो गया प्योर इंडक्टिव, ये हो गया प्योर कैपेसिटिव, दोनों में पावर कंजम्पशन जीरो है। फॉर अ सर्किट हैविंग ओनली आर, प्योर रेजिस्टिव में कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू 1 है और फेज एंगल 0 है। फॉर अ सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटेंस में पावर कंजम्पशन 0। और ये LR सर्किट में सेम फॉर्मूला है, पावर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट्स यूज्ड इन द सर्किट, सेम है CR में भी यूज करनी पड़ेगी, और LCR की तो हमने ऑलरेडी लिखी थी, तो उसमें भी R अपॉन जेड होगी। और जब इतने सारे लिखे तो लास्ट वाला भी लिख ही देते हैं। हाँ, फॉर LCR जब यूज करेंगे तो फॉर्मूला वंस अगेन एवरेज पावर IRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, और यहाँ कॉस फाई की वैल्यू R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ठीक है। ये इंपीडेंस, तो सिंपली में R अपॉन जेड याद रखना है, तो इन पे बेस कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है और वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं फिलहाल, इससे ज्यादा इसकी नीड नहीं है। आ रहे हैं, कुछ रिवाइज किया था घर पे, कुछ रिवाइज किया था घर पे, करना स्टार्ट कर दो। डेट शीट आ चुकी है तुम लोगों की, कायदे से रिवाइज कर डालो एक बार, क्योंकि चलो अब जैसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोगों से, अगेन सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट AC सर्किट इज गिवन बाय IRMS ERMS इंटू कॉस फाई। ये जस्ट डिस्कशन है आज की क्लास में, और कुछ नहीं, नथिंग। तो तुम लोग समझ लोगे कि तुम्हें पढ़ना कैसे एक्चुअली, कि टॉपिक को लेके किस तरीके से। अब यहां हमने कर दिया, पावर फैक्टर में ऑलरेडी पता है R अपॉन जेड होता है। अगर हमसे ये पूछा जाए फॉर अ सर्किट AC सर्किट, एक्चुअली ये जो कॉस फाई है इसकी वैल्यू 0 दी। अब हम देख चुके हैं लास्ट में कई सर्किट में ये वैल्यू 0 आ चुकी है। तो जैसे ये MCQ हुआ कोई, फॉर अ सर्किट कॉस फाई इज 0 गिवन, द करंट फ्लोइंग द सर्किट इज अल्टरनेटिंग करंट, ट्रांसिएंट करंट, स्टडी करंट और द बॉटलेस करंट। तो सबको समझ में आ गया होगा, पहले भी बता चुके हैं, ये बॉटलेस करंट होगा, जबकि फॉर्म AC की है, लेकिन क्योंकि वो एवरेज पावर कंजम्पशन 0 है, अ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट विच कंज्यूम नो एवरेज पावर इन दैट सर्किट इज कॉल्ड बॉटलेस करंट। तो उसका इस वाले सर्किट में जो करंट होगा, यहां जो करंट होगा उसका स्पेशल आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि एक ही पर्सन की ID अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, तो फाइनली करंट ही पूरा, लेकिन ये करंट यहां पर बॉटलेस है, समझ गए ना। तो इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो टॉपिक को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए पूरा। तो 4 ऑप्शन में से एक तो मैं जनरली पूछ लिया, MCQ और भी तरीके के हो सकते हैं ये तरीके से। और अब आपसे ये तो हो गया क्वेश्चन, अब ये पूछा जा सकता है ये करंट, इसका कोई डेली लाइफ, कोई इन प्रैक्टिस कोई एग्जाम्पल, कहां बॉटलेस करंट देख पाते हो आप लोग। सिंपल एग्जांपल है, अभी ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, जब क्वेश्चन के पार्ट डिस्कस करेंगे थोड़ा और डीप डिस्कस कर लेंगे। सिंपल एग्जांपल है चोक कॉइल, पहले CBSE के सिलेबस में भी होता था, चोक कॉइल में बॉटलेस करंट होता पूरा। ये पहले देखा होगा तुम लोगों ने, ओल्ड रॉड्स जो आती थी हमारी, ये चले नहीं ये रॉड्स आती थी ना जो पहले देखे हुए पुराने घरों में पहले लगती थी, तो उनमें एक चोक लगी होती थी और एक स्टार्टर लगा होता था बॉल में। हाँ, यही जो लगी है इसी की बात कर रहे हैं, ये पहले ऐसे ही होती थी पुरानी वाली, देखिए नहीं, होल्डर होता था उसमें रॉड को फिट करने का, एक बीच में एक मिडल में थिक सा ब्लॉक लगा होता था, वही चोक कॉइल थी, ठीक है।
और एक स्टार्टर लगा होता था जो समटाइम्स अगर वो ऑन नहीं हो रही तो उस स्टार्टर को रोटेट करके उसको ऑन कर लिया जाता था। टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें चेंज होती रहती। तो उस चोक कॉइल में जो होता है, चोक कॉइल बेसिकली क्या है, इट इज एलसी सर्किट। तो आप सीधे सीधे एग्जांपल ले सकते हो, एनी एलसी सर्किट, किसी भी एलसी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा होगा, वॉटलेस होगा। बस इससे ध्यान रखो पूरा। तो चोक कॉइल एलसी होता था सर्किट, तो उसमें फ्लो होने वाला करंट, क्योंकि अभी अभी हमने देखा पावर डिस्कस की तो अपने एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एलसी सर्किट जीरो ही आई है उसके लिए, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू जीरो थी। तो प्योर इंडक्टिव, अगर इंडक्टेंस रिमूव हो गया, कैपेसिटेंस रह गया तो भी जीरो, कैपेसिटेंस रिमूव हो गया, इंडक्टेंस रह गया तो भी जीरो, और दोनों कंबाइंड है तो भी जीरो। तो इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड इन अ एलसी सर्किट, द करंट फ्लोइंग इज वॉटलेस करंट। समझे ना? एक क्वेश्चन का जब एक तरीके से आंसर पढ़ते हो तो वो पर्टिकुलर रट जाता है कि इसका आंसर यही है। कॉन्सेप्ट पे जाते हो तो दूसरे तरीके भी होते हैं कि इस तरीके के जितने भी सर्किट आएंगे, अगर आपको बैकग्राउंड में कहीं पे भी इनपुट मिलता है कि सर्किट ये है, उसमें ओनली इंडक्टेंस है, ओनली कैपेसिटेंस है, या दोनों है, तो करंट कौन सा होगा, वॉटलेस होना चाहिए पूरा। इससे याद समझना है। अब ये तो जनरल पावर की बात थी। अगर हमें किसी सर्किट के लिए गिवन है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये गिवन, ठीक है। इस तरीके से दो इक्वेशन लिखी है, किसी भी सर्किट की हो सकती है, आई और ई। इनको लिखने का और write the same equation in other ways having the same relation, इन्हीं इक्वेशंस को दूसरे तरीके से लिखना है जबकि रिलेशन में चेंज ना, सेम रिलेशन में कोई चेंज ना हो। तो बहुत सिंपल सा, कुछ ऐसा नहीं कि जो तुम्हें बहुत डीपली सोचना पड़े, ऐसे सोचना पड़ेगा, हम बता देते हैं। मतलब इस तरीके से भी चेंजेस हो सकते हैं पूरा। तो क्वेश्चन, इन्हीं इक्वेशन को लिखने के लिए हम ऐसे लिखें, ई का जो कि लिखा हमने ये, जबकि इक्वेशन वहां आई की थी, हमने इसको ई की कंसिडर कर लिया। इनमें हमें दिखाई क्या दे रहा है, दोनों इक्वेशन में दिखाई सिर्फ एक चीज दे रही है, फॉर अ सर्किट द अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय दीज टू इक्वेशन। These two equations show that, or it is clear that from these two equations, the EMF leads to the current by a phase phi, लीड कर रहा है। तो दूसरा वे लिखने का क्या है, अगर हम E को पहले अज्यूम करते हैं, E इक्वल्स टू E sin ओमेगा टी, सो I मस्ट I नॉट, हाँ साइन, ऐसा सामने आ रहा है तो बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है। जब यही चीजें क्वेश्चन में चेंज हो जाती है तो कभी कभी डिफिकल्टी हो जाती है, अगर ठीक से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं है। तो मीनिंग एक ही है, तो देख फोकस हमें क्या करना है, फेज पे, उसी के अकॉर्डिंग हम सर्किट डिसाइड कर पाएंगे कि वो सर्किट कौन सा है पूरा। तो बहुत छोटी सी चीज है लेकिन फिर बता दी कि नॉलेज में रहनी चाहिए। अल्टरनेटिव, हमने कहा था कंपैरिजन पढ़ने के लिए बोला था, एसीडीसी का पढ़ा किसी ने, पढ़ लिया था ना? अच्छा, अगर हम किसी एसी सर्किट पे डीसी करंट को अप्लाई करें क्या हो सकता है? अच्छा, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डायरेक्ट करंट की? जीरो। क्यों? हाँ, स्ट्रेट लाइन। रीजन भी पता होना चाहिए, मतलब एक तो हुआ आंसर और आंसर के साथ रीजन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट इज जीरो बिकॉज इट ट्रेवल इन अलोंग द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, क्योंकि वाइब्रेट तो हो ही नहीं रही, तो बे मोशन नहीं है तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। अब जितने फॉर्मूले हमने इसमें पढ़े कौन कौन से, IRMF का, ERMF, IRMF, एवरेज वैल्यू, हाफ साइकिल, फुल साइकिल, सब कुछ रीड किया है पूरा। मिडिल में सारे सर्किट हमने रीड किए, एलसी ऑसिलेशन भी रीड कर लिया, पावर कंजम्पशन भी सब में निकल लिया। तो मेन इसमें 3 टर्म है पूरे चैप्टर में जिन पे बेस क्वेश्चन आएंगे, आई एवरेज, आई आरएमएस, सेम एज ईएमएफ के लिए यूज कर सकते हो इसको, ठीक है, एवरेज पावर कंजम्पशन और एलसी सर्किट, ठीक है, और एलसीआर। बस इतने पे फोकस करो, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सब मिल जाए पूरा। अब इसमें एक डिवाइस थी, डिवाइस का नाम था
एसी जनरेटर और बेसिकली ट्रांसफार्मर लास्ट चैप्टर में था, बट सेम यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये तो सेम यूनिट है। एलसीआर में सॉरी एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर में ऐसा कुछ खास नहीं है जो तुमसे बहुत डीपली पूछ लिया जाए, सिवाय इसके कि फील्ड मैग्नेट कौन सी गैल्वेनोमीटर में सिलिंड्रिकल होते हैं। एसी जनरेटर में जनरेटर के शेप के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं, जनरली स्ट्रेट होते हैं, जनरली स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। बट रेयर टाइप के जनरेटर में अलग तरीके से डिजाइन किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और डायरेक्टली परमानेंट भी होते हैं। सेम एज ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ट्रांसफार्मर ये जो सॉरी जनरेटर में कि ये मैग्नेट्स परमानेंट है या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। दे मे बी परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ जनरेटर। फॉर अ लो पावर जनरेटर द मैग्नेट्स आर परमानेंट, फॉर हायर पावर जनरेटर द मैग्नेट्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि आप लोगों को पता है कि नेचुरल मैग्नेट जो होती है उसका मैग्नेटिज्म बहुत हाई नहीं होता, और परमानेंट मैग्नेट भी बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिज्म की नहीं हो सकती, तो ज्यादा मैग्नेटिज्म क्रिएट करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप करते हैं। तो हाई पावर जनरेटर के लिए मैग्नेट कैसे होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट और चार्ज। हाँ, क्या लगेगा चार्ज से? तो क्वेश्चन कंडीशन में डिपेंड करेगा ना। अगर ये 4 ऑप्शन हुए तो जैसे इसमें तो वो पावर के अकॉर्डिंग डिसाइड हो, जनरेटर के साथ में कुछ ना कुछ गिवन जरूर होगा। वर्ड पे ध्यान देना क्वेश्चन में, क्योंकि खाली जनरेटर में सिर्फ ये नहीं हो सकता, या तो दोनों ही नहीं होंगे, कोई एक ही होगा, परमानेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा ही नहीं। और अगर ये दोनों है तो जनरेटर का टाइप डिस्कस होगा पूरा। तो क्वेश्चन पे भी फोकस करना होता है कि लॉजिकल पूरा, ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन पढ़ा उसका कोई भी आंसर कहीं से पढ़ लिया वो हर जगह फिट हो जाएगा। कुछ आंसर्स कंडीशनल होते हैं, जो कंडीशन चेंज हुई आपका आंसर बदल जाएगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऐसा ही अभी तुमने बात की गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर में हम लिखते हैं द पोल्स आर सिलिंड्रिकल पूरा। उसका रीजन होता है, कल तुम लोगों ने उसका बकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करके भी देखा था ओपन करके। हाँ, क्योंकि उसका पर्टिकुलर सीधा सा आंसर है, बोर्ड में भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है, टू कीप द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल रखने के लिए, क्योंकि अगर वो उस तरीके का नहीं होगा तो वो कॉइल रोटेट नहीं करेगी जिस तरीके की ये कल तुम लोगों ने ऑपरेशन किया तो था यहाँ पर, इसमें बहुत ये नितिन ज्यादा ही ऑपरेशन कर लिया तुमने इसका है। अरे हमने इसका और भी कर दिया था, थोड़ा बाहर भी अलग कर दिए थे, क्योंकि जरूरत तो इतने की है पूरी की पूरी। ये दोनों इसके टर्मिनल्स हो गए, एक फास्फर रेंज स्प्रिंग से कनेक्ट, T1 T2 इसको नोटिस करते हैं, एक काउंटर टार्क क्रिएट करने के लिए स्प्रिंग लगा इनबिल्ड है, ये तुम लोग को दिख रहे हैं। तो सेमी सर्कुलर टाइप है, जिनको अगर एक के ऊपर एक प्लेस करते जाते तो सिलिंड्रिकल शेप ऑलमोस्ट डिजाइन हो जाता। तो इनके मिडिल में ये जो बीच में कोर है, कोर के ऊपर वो है शेप, तो ये रोटेट करती है। ये इंडिकेटर जो था वो टूट गया यहाँ पर, ये रोटेट करेगा, ठीक है इसका। तो अगर ये रोटेशन तभी पॉसिबल है जब ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसको दो अपोजिट, अब इसके अंदर जो कॉइल है वो कैसी है, ऐसी है, ऐसा करें तो एक आर्म में अपवर्ड जा रहा है करंट और दूसरी में डाउनवर्ड आ रहा है, इसलिए दोनों पे लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट क्रिएट हो रहा है, जो एक टॉर्क मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से ये हाँ तो उसकी वजह से रोटेट कर पाती है। ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है, गैल्वेनोमीटर पहले भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो सिर्फ इस हाँ आंसर में सिर्फ ये जाता है कि मैग्नेटिक पोल्स आर सिलिंड्रिकल टू कीप द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, बस ये बताना होता है हमें पूरा। लेकिन उसकी वो सेंसिटिविटी वगैरह ठीक से पढ़ लेना, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इनमें क्वेश्चन आते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, इस पर्टिकुलर रेंज का वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करना है, शंट कौन सा डालना है। लो और शंट दोनों में कनेक्ट होती है टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर और वोल्ट मीटर, लेकिन दोनों में कंडीशंस है, एक जगह पर लो रेजिस्टेंस और एक जगह पर हाई रेजिस्टेंस, वो भी तुम लोग को ध्यान रखना है कि किसमें हाई और किसमें लो। इसीलिए तो हम आज बता रहे, आज का टाइम तुम लोगों का इसीलिए ले रहे हैं कि तुम्हें थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए कि तो बेसिकली पढ़ना क्या है। ट्रांसफार्मर में बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुका है, इसे कोर लेमिनेटेड क्यों होती है, व्हाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड। तो फिर हमने बताया था वर्ड पे फोकस करना रहता है, रिमूव नहीं कर सकते हम एडी करंट को, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है और कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो प्रोड्यूस तो होंगे, टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट, राइट।
तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो एडी करंट कम से कम गैल्वेनोमीटर में भी होता है, एडी करंट का रोल है। और एडी करंट कोई भी चीज ऑलवेज पॉजिटिव ही मतलब नेगेटिव ही नहीं होती, पॉजिटिव भी होती है। सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग है, कहीं वही चीज बेनिफिट के लिए यूज की जाती है, कहीं वही चीज लॉस क्रिएट कर देती है। तो हाँ, तो एलसीआर में हमें ये सब पढ़ना है। अगर बीच में कोई चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा हो, कोई टॉपिक पढ़ा हो जिसमें तुम्हें लग रहा हो कि कुछ ये कुछ मिसिंग था, ऐसा कोई टॉपिक किसी भी चैप्टर से कुछ याद आ रहा हो तो बता सकते हो। बीच में कोई चैप्टर पढ़ा हो, फर्स्ट से लेके अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें कहीं कोई टॉपिक आ रहा हो, कुछ मिसिंग रह रहा हो, लगा हो ये पढ़ा सॉल्व किया हुआ नहीं, ये वाला समझ में नहीं आया, तो वो भी डिस्कस कर सकते हो। तो उसका टॉपिक होगा ना कोई, फोर्थ चैप्टर तो पूरा चैप्टर है ना, तो ये हमें कल पता चलेगा उसमें कहाँ तुम्हें डाउट है। उसमें गलत क्यों हो जाता है? इंड्यूस करंट का एक सिंपल सा डायरेक्शन है, जो कॉज है फोकस उस पर करो कि वो उसको प्रोड्यूस किसने किया, पूरा उसका अपोज करना है उसका। जैसे हमने बहुत सारे बताए थे, एक बार तुम्हें रिपीट करके बता देते हैं। 4 कंडीशंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर हमने एक कॉइल प्लेस की है और इस पे एक सामने मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसको हम दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। नॉर्थ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स और अवे, ठीक है, या फिर साउथ पोल को वैसे कंसिडर कर सकते हैं। रीजन ये है कि लेंज लॉ का क्या है, जब ये मैग्नेट इसकी तरफ मूव करेगी तो इस मैग्नेट से ओरिजिनेट होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से इंटर होकर पास होंगी। पूरा जितना ये क्लोज आती जाएगी या दूर जाती जाएगी, वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा। और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब इनडायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड ही है, मैग्नेटिक फ्लक्स ही है, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुआ? ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उस चेंज का अपोज करना है लेंज लॉ। मतलब तो अब जैसे ये नॉर्थ पोल आप इधर ला रहे हो, द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स अ कॉइल, तो ये इस मोशन की वजह से ये मूव कर रही है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ, जो भी इसमें इंड्यूस करंट और ईएमएफ होगा। तो इसका मतलब, और अपोज कब हो पाएगा? इन द व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। ऐसे तो अपोज करने का बहुत तरीके, मैग्नेटिज्म मत चलाओ, रोक लो इसको, मैकेनिकल फोर्स की बात नहीं करनी है। इन द व्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसी में देखना है। तो अगर सेम पोल यहां पर डेवलप हो तो सिमिलर पोल रिपल करेगा, तो इसका अपोज होने लगेगा। स्टॉप करने को नहीं बोला इसने, अपोज करेगा, ठीक है। तो अपोज करने का मतलब इसके फ्रंट फेस पे नॉर्थ पोल ही डेवलप हो जाना चाहिए, और नॉर्थ पोल एज ए पॉजिटिव एज्यूम किया जाता है ना। पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, और नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज। तो इस कॉइल में जो करंट फ्लो होगा वो कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ये करंट का डायरेक्शन पूछा जाता है इस तरीके से, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो ये हो जाएगा। हाँ, तो फ्रंट वाला बोले अगर दूसरी साइड में देखोगे तो चेंज हो जाएगा। तो ये इधर आ रही है ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही है, ओरिजिन आपका इधर होगा, ठीक है। इधर से आप देख रहे हो कॉइल को, अब जिधर से मोशन ले रहे हैं उधर ही से कंसीडर करना है। फ्रंट फेस की बात इसीलिए होती। अब इसकी सेकेंड सिचुएशन में हम क्या करें, इसी नॉर्थ को अवे ले जाए। अवे ले जाओगे तो क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये चाहेगा कि उधर ना जाए, तो अट्रैक्ट करने की कोशिश में यहां सामने वाले फ्रंट फेस पे साउथ, ये इस तरीके से दिखाई जाती है एक्चुअली कॉइल इनसाइड। तो सामने पे साउथ डेवलप होना चाहिए जो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, मतलब उधर जाने से रोके। और साउथ का मतलब करंट क्लॉकवाइज हो गया। सेम पोजीशन हम नॉर्थ साउथ को इधर करके कर सकते हैं। अभी हमने नॉर्थ को देखा, टुवर्ड्स और अवे, सेम 2 पोजीशंस आ सकती हैं इसके लिए। अब यहां पर साउथ कर दें। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखनी है, वो भी बता दें। एक्चुअली जब ये मूव कर रही है मैग्नेट, तो मूव तो दोनों ही पोल हो रहे हैं, नॉर्थ भी साउथ भी। टुवर्ड्स जब लिख रहे हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्थ, सपोज नॉर्थ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स, तो एक्चुअली तो साउथ भी मूव हो रहा है टुवर्ड्स। तो सिर्फ फ्रंट वाले को कंसीडर करना है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे, देखोगे तो दोनों ही मूव कर रहे हैं पूरी मैग्नेटिक, साउथ भी टुवर्ड जा रहा है और नॉर्थ भी टुवर्ड जा रहा है, तो सिर्फ फ्रंट वाले को अज्यूम करना है। तो यहां साउथ को पहले अज्यूम करते हैं, ये इसकी तरफ आ रहा है, मतलब इसको रिपल्सन चाहिए। जब टुवर्ड्स आएगा तो सिमिलर पोल डेवलप होगा,
है ना। और जब अबे जाएगा तो डिसिमिलर पोल डेवलप होगा, तो इसका मतलब साउथ डेवलप हुआ, साउथ का मतलब फिर से क्लॉकवाइज, है ना, करंट जो इसमें डेवलप होगा। ऐसे ही इसकी दूसरी पोजीशन ले लेते हैं, फिर से साउथ और नॉर्थ, और ये अवे हो गया। अवे ले जाओगे तो फिर ये फोर्थ पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी, मतलब नॉर्थ डेवलप होगा, नॉर्थ डेवलप होते ही करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये जो 4 एजम्पशंस हैं, इन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं करंट कंडक्शन के। बहुत ध्यान से देखना होता है, इसलिए अगर कोई डायग्राम क्वेश्चन में दिया है तो डायग्राम बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि उसमें होता है टर्म, वहां डायरेक्शन डिसाइड करना, बहुत फोकस करके देखोगे कायदे से पूरा, तभी समझ में आएगा। पता चला ये भी देखो कि किस एंड से करंट एंटर कर रहा है, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो वो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। बल्कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही 3-4 डायग्राम है, उसमें देखना, उसका आंसर पहले रीड करना, ठीक है, क्योंकि एक बार तुम्हें समझना पड़ेगा ना कॉइल किस तरीके से दी है पूरा। एक अपने अकॉर्डिंग निकालो, एक उसका आंसर चेक करो, अगर सिमिलरिटी नहीं मिल रही है तो उसका मतलब कोई मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि आंसर वहां परफेक्ट है, बिल्कुल सही है जो गिवन है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। फिर भी कुछ समझ में ना है तो फिर डिस्कस कर लेंगे, और भी हम लोग सॉल्व करेंगे तब आई जाए। तो ये 4 पार्ट है, तो लेंज लॉ का बेसिक एप्लीकेशन यही है इस पे बेस पे। और बहुत तरीके का होता है, रॉड कभी कभी ड्रॉप कर देते हैं, है ना, मोशन हो रहा है, रॉड ड्रॉप कर दी कॉइल के अंदर से, तो हाँ कोई मैग्नेट ड्रॉप कर दी, कॉइल है उसमें करंट पहले से भी फ्लो हो सकता है, कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो, तो अगर पहले से फ्लो हो रहा है तो वो एज ए मेन करंट यूज किया जाएगा, और करंट पहले से नहीं है तो वो इंड्यूस होगा, तो वो इंड्यूस करंट होगा। ये भी ध्यान रखना है कि कहीं सर्किट में अगर 2 करंट हैं तो आइडेंटिफाई भी करना है मेन कौन सा है और इंड्यूस कौन सा है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत है। एक क्वेश्चन कई बार आया है, किसी बार मैग्नेट का टाइम पीरियड ड्यूरिंग द वाइब्रेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई बार मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट कर रही हो, जैसे यहां पर हमने एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करते थे ऐसे, और इसमें एक बार मैग्नेट रख दी, अब ये अपनी सेंटर के अबाउट अगर ये वाइब्रेट कर रही है तो इसके वाइब्रेशन के टाइम पीरियड पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। जनरल सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें पता होता है, जनरल का क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, अगर लेंथ के अकॉर्डिंग है तो एल अपॉन जी, एफ ओनली, है ना, 11th में मैकेनिक्स में। और अगर ये बार मैग्नेट है तो इसका भी टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कराया जा सकता है, लेकिन यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगी। एक फॉर्मूला और था, ठीक है, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट बाई अपॉन अल्फा, मीन्स 2 पाई बाई डिस्प्लेसमेंट, और फाइनली जब ये मैक्सिमम हो जाता है इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, एंड अल्फा इज द एक्सीलरेशन, इस पर डिपेंड करता है ना। हाँ सिंपल हार्मोनिक, तो जब भी ये वाइब्रेशन करेगी तो एफएचएम ही होंगे वो, क्योंकि तो वो उसके लिए भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन कहीं मिले वो भी देखना, हम भी करवा देंगे कुछ। जैसे अगर हम यहां से कैलकुलेट करना चाहें तो टाइम पीरियड अगर निकालना चाहें, बाई अपॉन अल्फा डिस्प्लेसमेंट और अल्फा। टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, और मैग्नेटिक डाइपोल पे जो टॉर्क अप्लाई होता है वो होता है एम डी साइन थीटा। और टॉर्क का एक फॉर्मूला मैकेनिक्स पे, क्योंकि यू हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म, वाइब्रेशन कहां है, मैकेनिक्स का पार्ट है ये, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई अल्फा, ये ठीक है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनको अगर हम इक्वेट करें तो यहां पे एक रिलेशन हमें मिल जाएगा, एम डी साइन थीटा इक्वल्स टू आई अल्फा, ये मिलेगा। अब एक चीज कंडीशन और, जहां भी हमने एफएचएम कंसीडर किया तो एफएचएम की कंडीशन होती है द मोशन मस्ट बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टू एंड फ्रो ऑफ ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर स्ट्रेट लाइन में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं तो सर्कुलर हो जाएगा, सर्कुलर मैकेनिज्म अप्लाई करनी पड़ेगी हमें स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हमेशा हम शॉर्ट लेते हैं। सिंपल पेंडुलम में भी एक कंडीशन होती है, एम्पलीट्यूड मस्ट बी वेरी स्मॉल, क्योंकि ज्यादा होगा तो पेंडुलम नहीं रहेगा, फिर वो सर्कुलर मोशन आ जाएगा पूरा। तो यहां जब हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे, साइन थीटा को नॉर्मली हम जस्ट थीटा कंसीडर करते हैं, जस्ट थीटा, तो यहां पर एम बी
साइन थीटा को रिप्लेस करके हम सिर्फ थीटा यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू आई अल्फा यहां पे हो गया। यहां पे चाहे तो हम ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू आई अल्फा अपॉन एम बी। और फॉर्मूले पे अगर जाएं, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट बाई, बाई का मतलब थीटा और अल्फा का मतलब अल्फा तो है ही है, थीटा की ये वैल्यू प्लेस कर सकते हो, 2 पाई अंडर रूट आई अल्फा अपॉन एम बी अपॉन अल्फा, ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई आई अपॉन एम बी। ये फॉर्मूला हो गया टाइम पीरियड ऑफ ए बार मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी डी। समझ में आई कुछ? तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, अदरवाइज तुम्हारी क्लास में ये इसको नोट कर लेना आराम से, इस पे बेस्ड कई क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे मैग्नेटिज्म में, एमसीक्यू में भी, वैसे ही जर्नल में, और हाँ और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है इससे। वो अलग बात है, वहां डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था, तुम लोग फटाफट में ध्यान नहीं देते हो, तो वहां भी ये क्वेश्चन है, तो ये कॉन्सेप्ट वहां भी यूटिलाइज होता है। तो फिलहाल आज कल रीड करके आना, इसी चैप्टर को फिर से ठीक से रीड करके आना। कल जिस तरीके से हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे, उसी में से कोई एक टॉपिक चूज करके पावर का, आरएमएस वैल्यू का, एवरेज वैल्यू का, वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे कर रहे थे, वो तुम लोगों को ज्यादा बेनिफिट हो रहा था उससे।